हेलो फ्रेंड्स, देखो हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव सिलेक्शन के बारे में जाना था। देखो हमने एक बात कही थी जब हमने नेगेटिव सिलेक्शन पढ़ा था कि भाई जो जिनके अंदर सिग्नल ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एमएससी खाली है और ये जो हमारा एमएससी जिसके पास सेल्फ पेप्टाइड प्रेजेंट है, इनका क्या हो रहा है? अपोप्टोसिस हो रहा है। इनका क्या हो रहा है बताइए? अपोप्टोसिस हो रहा है। तो क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा कि सर इनका अपोप्टोसिस हो कैसे रहा है? आपने कहा सर इनका अपोप्टोसिस हो रहा है, तो इनका अपोप्टोसिस हुआ कैसे सर? प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए इसको ना, इनका अपोप्टोसिस कैसे हुआ। तो एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ, सही सेट है क्या? बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अपोप्टोसिस कैसे हुआ। तो ये देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इनका अपोप्टोसिस कैसे हुआ। आप बोल रहे हो इनका अपोप्टोसिस हुआ है, तो कैसे हुआ है बताइए। आइए हम इस चीज को देख लेते हैं। अभी देखते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। इजी तो होगा ही रे, इजी इसको बनाया गया है, ठीक है। और अब आपको इसके बाद में एक और बेहतरीन टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका पूरा जो आपको इम्यूनो के अंदर मुझे पढ़ाना था, जितना मैंने सोच रखा था वो मैंने पूरा कर दिया। मतलब इम्यूनो में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक CSI नेट वाले बच्चे से मैं बोल के जा रहा हूँ ये बात। जो CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको इम्यूनो में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। आपके क्वेश्चंस अगर आपसे सोल्व होने होंगे तो यहीं से हो जाएंगे, अदरवाइज आप कितनी ही बुकें पढ़ लो कुछ नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से आएंगे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो आप चाहे मेरे यहाँ से पढ़ो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ो, केवल उन्हीं टॉपिकों में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैक्सिमम, राइट। तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है CSI नेट के लिए, ठीक है। तो आपको लिमिटेड दिया गया है, इसको 10 बार पढ़ लो, 10 बार देख लो, 2x स्पीड करके देख लो, 1.5 स्पीड करके देख लो, इसको 3 बार देख लो। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट। इतना आपको पता है इम्यूनो के अंदर कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं इम्यूनो के अंदर, ठीक है, अगर आपको सारी बातें पता है तो। अब मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा था बताइए, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाँ, कि ये जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, हम एक एक करके देखेंगे। ये मेरे पास सेल है, राइट। ये मेरे पास है T सेल। इस T सेल के पास में यहाँ पे रिसेप्टर होगा, क्या नाम है इसका? T सेल रिसेप्टर। मैंने देखा ये जो T सेल रिसेप्टर है ना भैया, ये कैसा है? खाली है, खाली है भैया ये। अच्छा, T सेल रिसेप्टर खाली है, ओके। मतलब ये जो T सेल रिसेप्टर जो है इस T सेल का, ये T सेल रिसेप्टर खाली है। खाली है मतलब ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पा रहा, ओके। ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पा रहा। नहीं सर, देखो सर खाली है, ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पा रहा। तो किसी भी एंटीजन को जब ये पहचान नहीं पा रहा, इसका मतलब सीधी सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इस रिसेप्टर के फॉर्मेशन में। सही बोल रहा हूं ना मैं? अरे भैया ये T सेल रिसेप्टर है, एक तरह से क्या है ये? एंटीबॉडी तो है। सही बोल रहा हूं ना मैं? अरे ये एंटीबॉडी तो है। तो इस एंटीबॉडी या इस रिसेप्टर के फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। आपको मैंने पढ़ाया था एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। VDJ रिकॉम्बिनेशन पढ़ा हमने VJ रिकॉम्बिनेशन पढ़ा, PNP के बारे में जाना हमने पिछले वीडियो के अंदर, और हमने पढ़ा था एलेलिक एक्सप्रेशन, याद करिएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया ये जो हमारा T सेल रिसेप्टर है, ये किसी भी एंटीजन को पहचान नहीं पा रहा, किसी भी एंटीजन के साथ ये बाइंड नहीं कर पा रहा, ये खाली पड़ा है। क्या दिक्कत हो सकती है? तो आप कहोगे सर ये जो T सेल रिसेप्टर है ना, ये जो एंटीबॉडी है सर, इसके अंदर या तो VDJ रिकॉम्बिनेशन सही से नहीं हुआ होगा, या सर इसके अंदर VJ रिकॉम्बिनेशन सही से नहीं हुआ होगा, या PNP में कोई दिक्कत होगी, या एलेलिक एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत होगी सर। इस कारण से यहां पे लिख देता हूं, बहुत अच्छी बात बोली मैंने, आप इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। देखो
क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये टी सेल रिसेप्टर है, ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पा रहा। यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे कैसे लिखता हूं इस लाइन को ना, यह रिसेप्टर किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पा रहा, नहीं रिकॉग्नाइज पहचान पा रहा। मतलब ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस एंटीबॉडी ये हम बोल सकते हैं टी सेल रिसेप्टर के फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, राइट। कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है बच्चों। अच्छा, ये लफड़ा कहाँ हो सकता है? हम या तो बोल सकते हैं कि इसका जो VDJ रिकॉम्बिनेशन है इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि DJ रिकॉम्बिनेशन सही से नहीं हुआ, या हम बोल सकते हैं कि PNP के अंदर कुछ लफड़ा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि एलेलिक एक्सप्रेशन में कुछ हुआ है। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? मतलब ये एंटीबॉडी सही नहीं है, इसलिए किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, किसी भी एंटीजन को पहचान नहीं पा रही है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, ये हमारी एंटीबॉडी जो है ना, ध्यान सुनना, ये हमारी एंटीबॉडी जो है, मैं इसमें एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताना कि लफड़ा है कि नहीं है। फादर हैवी, मदर हैवी, बताइए कहाँ पे लफड़ा हो गया? और इसको मैं लिखने जा रहा हूँ फादर लैम्बडा, और इसको लिखे जा रहा हूँ फादर लैम्बडा। तो आप मुझे देख के बताइए, क्या हम इसको एंटीबॉडी कह सकते हैं क्या? तो आप में से कई बच्चे जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता हो गया कि सर डीजे रिकॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर VDJ रिकॉम्बिनेशन देखिए सर आप, VDJ मतलब हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन। सर अगर फादर की हैवी चेन का एक्सप्रेशन हो गया तो मम्मी की हैवी चेन का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो दिक्कत होने वाली है। कैसी दिक्कत? सर हम इसको एंटीबॉडी कह ही नहीं पाएंगे, ये एंटीबॉडी हो ही नहीं पाएगी सर। एंटीबॉडी में क्या होता है सर, जो फादर की अगर हैवी चेन एक्सप्रेस हुई है तो फादर की हैवी चेन एक्सप्रेस होनी चाहिए। मदर की अगर देखो, फादर की अगर लैम्बडा चेन का एक्सप्रेशन हुआ है तो फादर की लैम्बडा चेन का ही एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ तो सही है, लाइट चेन में तो सारा सही है, फादर की लैम्बडा चेन है, फादर की ही लैम्बडा चेन है। लेकिन यहाँ देखिए, हैवी चेन के अंदर फादर की हैवी चेन का एक्सप्रेशन हुआ है, लेकिन इधर कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? मदर की हैवी चेन। तो क्या हम इसे एंटीबॉडी कहेंगे? क्या यह एंटीबॉडी सही है? तो हम कहेंगे नहीं सर, ये एंटीबॉडी सही नहीं है, ये एंटीबॉडी सही नहीं है सर, ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पाएगी। इसमें तो दिक्कत हो गई सर, ये बाइंड ही नहीं करवा पाएगी किसी भी एंटीजन को अपने साथ में। समझ में आया कि बाइंड क्यों नहीं करवा पाई, राइट? आगे चलते हैं। तो भैया हम आपको इस चीज को समझाने में समर्थ रहे। हमने क्या कहा कि यह रिसेप्टर किसी भी एंटीजन को पहचान नहीं पा रहा, इसका मतलब है कि इस एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर के फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, या तो यहाँ लफड़ा हुआ है। तो बताइए इसमें लफड़ा कहाँ हुआ है? यहाँ पर VDJ के अंदर। VJ तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, PNP में सेम होगा। एलेलिक एक्सप्रेशन देखो, एलेलिक एक्सप्रेशन, फादर की हैवी चेन तो फादर की हैवी होना चाहिए था, मदर की हैवी हो गई, एलेलिक एक्सप्रेशन फेल, राइट है। तो यहाँ पर लफड़ा हुआ है, मतलब ये हमारी एंटीबॉडी जो बनी है ना, ये सही नहीं है। ओके, मतलब ये किसी भी एंटीजन को नहीं पहचान पाएगी। ये चीज़ आपको पहली बात समझ में आ रही है कि बताइए? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब आगे कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। देखिए क्यों? क्योंकि अब कुछ है ही नहीं। देखो क्या होगा अब। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अब जब ये जो टी सेल है ये किसी भी एंटीजन के साथ में बाइंड नहीं कर पा रही है, इस टी सेल का जो रिसेप्टर है किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो बताइए क्या अब ये जो टी सेल है, क्या हमें इस टी सेल को जिंदा रखना है? तो आप कहोगे सर नहीं सर, हम ऐसा रख ही नहीं सकते, अब हमें इसका अपोप्टोसिस करवाना है। पीछे बात करके आ गए थे हम, नेगेटिव सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन। अब हमें इसका क्या करवाना है सर? अपोप्टोसिस करवाना है।
अच्छा जी, अब हम इसका अपोप्टोसिस करवाएंगे। क्यों करवाएंगे लिख देते हैं, आइए। क्या यहाँ पर सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट होगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, नो सिग्नल ट्रांजैक्शन। क्या सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा? नहीं। सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, क्या यहां पर सीडीके और साइक्लिन बनेगा? क्या यहां पर सीडीके और साइक्लिन फॉर्मेशन होगा क्या? आप कहोगे सर कैसे होगा सर, सिग्नल ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा तो कैसे होगा सर? नहीं होगा। क्या यहां पर एकेटी का फॉर्मेशन होगा? आप कहोगे सर एकेटी क्या होता है, पहले ये तो बता दीजिए, हमने अभी सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ी सर, अभी आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं एकेटी क्या होता है। अरे भैया ये सेल सर्वाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेल सर्वाइबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? सेल सर्वाइबिलिटी के लिए एकेटी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सेल सर्वाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? एकेटी। तो यहां एकेटी का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या बताइए? अरे सर जब सेल डिवीजन ही नहीं हुआ, सर जब सिग्नल ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, कहां से एकेटी बनेगा? अरे तो जब कुछ बन रहा ही नहीं है तो हमें इस सेल को जिंदा रखने में क्या फायदा? इस सेल का क्या करवाइए आप? इस सेल का अपोप्टोसिस करवा दीजिए भैया। क्या करवा दीजिए? इस सेल का अपोप्टोसिस। ठीक है जी, हम इसका अपोप्टोसिस करवा देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, मैं इस सेल को थोड़ा और बड़ा करने जा रहा हूं, मैं इस सेल को थोड़ा सा और बड़ा करने जा रहा हूं। अरे ये क्या कर दिया सर आपने? अरे सेल है, ठीक है, कैसे भी करूं, मेरी मर्जी से इधर घुमाऊंगा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, बात खत्म। आप इसको गोल बनाना, जब बनाओ तब, राइट। आगे आ जाओ। मैंने देखा ये जो टी सेल है, इस टी सेल के पास में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, कहाँ देखा सर आपने? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिएगा, हमने देखा यहां पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इसने कहा सर मेरा नाम है डेथ रिसेप्टर। क्या नाम है मेरा सर? मेरा नाम है डेथ रिसेप्टर। चलो जी, अच्छी बात है। आपका और कुछ भी नाम होता है क्या? इसने कहा बिल्कुल सर, मेरा नाम होता है फास्ट रिसेप्टर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है सर, हमें आपका नाम पता लग गया, लेकिन आपका नाम डेथ रिसेप्टर क्यों है सर? हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मतलब। बिल्कुल सर। तो यहां देखिए क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा डेथ रिसेप्टर होता है या ये जो हमारा फास्ट रिसेप्टर होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां बाहर की तरफ कोई दूसरी सेल होगी। मान के चलिए कोई थाइमस सेल है, अदर थाइमस सेल है, ये अदर थाइमस सेल है ना कोई। ये जो सेल है, ये सेल भैया यहां से रिलीज कर रही है क्या? ये रिलीज कर रही है फास्ट। क्या रिलीज कर रही है? फास्ट रिलीज करने जा रही है सेल। क्या रिलीज करने जा रही है? फास्ट रिलीज करने जा रही है। देखो फास्ट कहां से रिलीज हो रहा है? नियर बाई सेल से, पास वाली सेल से। और जिस भी सेल को ये फास्ट मिल जाएगा, फास्ट यहां पे क्या है? ये है लाइगेंड, ठीक है। जिस भी सेल को ये फास्ट मिल जाएगा, उस सेल को अपोप्टोसिस होने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उस सेल का अपोप्टोसिस होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें एक बात पता है कि उस सेल के पास में क्या है? डेथ रिसेप्टर है। डेथ रिसेप्टर इंतजार कर रहा है, मेरा फास्ट आएगा, और जब उसका फास्ट आएगा तो अपोप्टोसिस की सिग्नलिंग चल जाएगी। अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो चल जाएगा। अब देखो, अपोप्टोसिस के कई पाथवे होते हैं। एक्सट्रेंसिंग पाथवे भी होते हैं, इंट्रेंसिंग पाथवे भी होते हैं। एक्सट्रेंसिंग का मतलब होता है जो सेल सरफेस पे जो होते हैं, सेल सरफेस से जो स्टार्ट होते हैं। इंट्रेंसिंग का मतलब है जो सेल के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ पा रहे हो? तो अभी हम देखो सेल सरफेस पे पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा पाथवे है अपोप्टोसिस का? बताइए, हम कौन सा पाथवे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रेंसिंग पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। हम बताइए इस सेल के अंदर कौन से पाथवे की बात कर रहे हैं? एक्सटेंसिंग पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस है ना, एक्सटेंसिंग पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था? फास्ट रिसेप्टर या डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट है, नियर बाई सेल फास्ट रिलीज करेगी। जिस भी सेल को ये फास्ट मिलेगा, देखो इस वाली सेल के पास यहाँ पर रिसेप्टर है, यहाँ आके बाइंड कर गया हमारा फास्ट भैया।
फास्ट जैसे ही यहाँ आके बाइंड करेगा, फास्ट जैसे ही यहाँ आके बाइंड करेगा, हमारी अपोप्टोसिस की सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी? एक्सटेंसिंग पाथवे और अपोप्टोसिस सिग्नलिंग स्टार्ट। लिख लेना यहाँ पे, एक्सटेंसिंग पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस सिग्नलिंग स्टार्ट। क्या हो गई? EPOP स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? EPOP। याद रह सकता इतना सा? EPOP स्टार्ट हो गई। EPOP क्या होता है? एक्सटेंसिंग पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस सिग्नलिंग, राइट है। ये स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ देखिएगा, इसके स्टार्ट होने का मतलब देखिएगा आप लोग। देखो, इसके स्टार्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ आने जा रहा है। कुछ क्या? ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है एक प्रोकैस्पेसेज 8। ये जो प्रोकैस्पेसेज 8 होता है ना, ये जब सिग्नलिंग स्टार्ट होती है तो ये कन्वर्ट होता है कैस्पेसेज 8 के अंदर। किसमें? कैस्पेसेज 8 के अंदर। और ये कैस्पेसेज 8 जो होता है ना बच्चों, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, यह खुद एक प्रोटीएज होता है। क्या होता है ये एक प्रोटीएज होता है। और ये कैस्पेसेज 8 कुछ कम नहीं है, ये कैस्पेसेज 8 प्रोटीएज है, तो आगे जाके ये भी किसी ना किसी प्रोकैस्पेसेज को कैस्पेसेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर होता है प्रोकैस्पेसेज 3। उस प्रोकैस्पेसेज 3 को ये पकड़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किस पे? कैस्पेसेज, अरे मेरे प्यारे बच्चों, कैस्पेसेज 3 लिख रहा हूँ मैं ना, इसको समझना आप लोग। और ये खुद भी क्या होता है? ये खुद भी प्रोटीएज होता है। तो ये भी कम नहीं है, ये भी क्या करेगा? आगे जाके किसी ना किसी को पकड़ेगा। तो ये पकड़ने वाला है आईकेड को। आईकेड ये क्या है? इनिबिटर ऑफ कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज। पूरा नाम लिख लेता हूं, इनिबिटर ऑफ कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज। इस आईकेड को पकड़ के क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा मेरे प्यारे बच्चों केड के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा? केड के अंदर। आईकेड को पकड़ा और उसको केड में कन्वर्ट कर लिया। केड में कन्वर्ट करते ही ये जो केड होता है ना, कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज, नाम सुनिएगा, कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज। डीएनएज मतलब जो डीएनए को ब्रेक कर दे है। तो बताइए ये कहां पे जाएगा? ये जाएगा गो टू न्यूक्लियस। कहां जाएगा ये? न्यूक्लियस में जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मैं बनाने जा रहा हूं इधर आपका न्यूक्लियस। इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ना। ये लो जी, ये आपका न्यूक्लियस मैंने बना दिया इधर, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियस में आ गया कौन भैया? केड भाई साहब आ गए। और केड भाई साहब को जैसे ही आपके न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे मिलेगा कौन? डीएनए। ये केड भैया देखो, ये आपका केड भैया है, इधर आएगा, इस डीएनए पे बाइंड करेगा और इस डीएनए के टुकड़े कर देगा। क्या कर देगा? टुकड़े। टुकड़े मतलब डीएनए को इसने क्या कर दिया? डीएनए को इसने डिग्रेड कर दिया। डीएनए डिग्रेड होते ही इस सेल की क्या हो जाएगी बताइए? डीएनए डिग्रेड होते ही इधर लिखता हूं, सेल का क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। बोले तो सेल डेथ। क्या हो जाएगी? सेल डेथ हो जाएगी। सर समझ में आ गया आपको? पहली कहानी समझ में आ गई कि अगर खाली होगा तो क्यों खाली होगा और फिर उसका आगे जाके क्या होगा, सारी कहानी समझ में आई, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे सेल्फ पेप्टाइड होगा तो क्या होगा उसको भी देखेंगे। पहले आप इसको बना लीजिए, बहुत ही प्यारा है ये टॉपिक, बहुत प्यारा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। अगर देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी इम्यूनोलॉजी अच्छी कब होगी, ठीक है, आप कब अपनी इम्यूनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो इम्यूनोलॉजी की बात नहीं कर रहा, इम्यूनोलॉजी आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी, आपकी कुछ एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन, जैसे आपका एंडोक्राइन सिस्टम का पोर्शन, ये पता है आपकी कब अच्छी होगी? जब आपका सेल बायोलॉजी पे कमांड होगा। मतलब आपको सेल बायोलॉजी तो चुटकियों पे आना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले क्या होती है हमारी मेम्ब्रेन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, राइट। फिर आपको प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में आपको पूरी सिग्नलिंग पता होनी चाहिए, सेल सिग्नलिंग क्या होती है। उसके बाद में आपको कैंसर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कैंसर क्या होता है पूरा डिटेल में, ठीक है। फिर सेल सिग्नलिंग रेगुलेशन पूरा पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
फिर आपको पूरा अपोप्टोसिस पाथवे पता होना चाहिए कंप्लीट। अगर वो पता है ना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, राइट। वो पता होना चाहिए आपको, पूरा पता होना चाहिए। देखो इस सेल के चारों तरफ अंदर की तरफ क्या होता है बताइए, यहाँ पे क्या होता है अंदर की तरफ, साइटोस्केलेटन होता है। पूरा साइटोस्केलेटन के बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, पूरा कंप्लीट क्या होता है, कैसे क्या होता है। ये कैस्पेसिस 3 है ना, इस कैस्पेसिस 3 के बारे में एक और बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपका जो साइटोस्केलेटन होता है ना, ये सेल के अंदर की तरफ, ये देखो यहाँ पे, अरे मैं आपको बनाने नहीं दे रहा हूँ रे डायग्राम। यहाँ अंदर की तरफ क्या होता है, ये अंदर की तरफ होता है साइटोस्केलेटल, ठीक है। ये साइटोस्केलेटल पता है क्या करता है, ये हमारे सेल की शेप एंड साइज, इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कैस्पेसिस 3 बनता है ना, ये कैस्पेसिस 3 पता है क्या करता है, बहुत खतरनाक है। ये क्या करेगा, इस साइटोस्केलेटन के पास जाएगा और इसको भी डिग्रेड कर देगा। अब इसको डिग्रेड करेगा तो आपकी जो सेल की शेप है, क्या वो मेंटेन रह पाएगी, क्या अब वो पहले जैसे रह पाएगी, क्या चेंज होगी कि नहीं होगी। तो सेल की जो शेप होगी वो कैसे हो जाएगी, इनरेगुलर। पहले कैसी थी, रेगुलर, अब कैसे हो जाएगी, इनरेगुलर। तो कैस्पेसिस 3 का एक काम वो लिख लेना, क्या करता है ये साइटोस्केलेटल, जो हमारी सेल की शेप और साइज डिसाइड करके जाता है, उसको मेंटेन करता है, उसको डिग्रेड कर देता है, जिससे सेल की जो शेप होती है, जो साइज होती है, वो कैसे हो जाती है, इनरेगुलर। पता लगा ना। तो ये मुझे कहाँ से पता लगा, जब मैंने क्या पढ़ा, जब मैंने साइटोस्केलेटन को डिटेल में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी सेल बायोलॉजी पे कमांड बना लीजिए। अभी हम सेल बायोलॉजी पे स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब इम्यूनो पूरी कंप्लीट। अब हम सोचेंगे सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने की। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम पक्का सेल बायोलॉजी को पढ़ाएंगे, कंप्लीट यूट्यूब पे देंगे, सारा कुछ देंगे, ठीक है। वो दिल कहता है चलो, गर्मी है रे भाई। चलो बच्चों, चलो बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं। किस पे कमांड बनानी है आपको, सेल बायोलॉजी पे। अगर सेल बायोलॉजी आ गई ना, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फिर आपको मजा आने लगेगा ना, फिर आपको लाइफ साइंस पढ़ने में मजा आने लगेगा, फिर आप इसको ऐसे अंगुलियों पे नचाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, इसको अंगुलियों पे, आपके फिंगर पे, राइट, डांस करेगी फिर आपकी लाइफ साइंस, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी पे कमांड बनाइए पहले आप, राइट। और हम जैसे ही सेल बायोलॉजी की अगर हम लेके आते हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा पक्का, तो हम सेल बायोलॉजी की पूरी जितनी भी वीडियो बनेगी, 40-50 जितने भी बन सकती है, सारी वीडियो बनाएंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के देंगे आपको। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। समझ पा रहे हो, आपको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा कि कैसा क्या जा रहा है, क्या मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, क्या आपको चीज़ें समझ में आ पा रही है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, और हम हमारा बेस्ट देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम सेल्फ पेप्टाइड की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सेल है इसका नाम है टी सेल। तो इसके ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा क्या सर? क्यों नहीं होगा, रिसेप्टर तो होगा ही होगा। इसका नाम क्या होता है? नाम सर मुझे पता है, नाम आप बार बार मत पूछा करो सर। इसका नाम होता है टी सेल रिसेप्टर। ओके जी। ये जो टी सेल रिसेप्टर है, ये अपने पास में कुछ रखता है यहाँ पर। क्या रखता है भैया? ये यहाँ पर रख रहा है भैया, क्या ये यहाँ पे रख रहा है? सेल्फ पेप्टाइड। सेल्फ पेप्टाइड। अच्छा, ये सेल्फ पेप्टाइड इसको लाके किसने दिया? सर ये लाके दिया था इसको एक सेल ने। एक सेल थी और इस सेल के पास में सर यहाँ पर MHC फर्स्ट रिसेप्टर था।
इस MSC फर्स्ट रिसेप्टर ने यहाँ पर इस सेल्फ पेप्टाइड को अपने साथ बाइंड करवाया और इस सेल्फ पेप्टाइड को इस टी सेल के सामने लाके प्रेजेंट कर दिया और इस टी सेल ने इस सेल्फ पेप्टाइड के साथ में क्या कर लिया बताओ? जगह नहीं है, नहीं मैं आपको यहीं ऊपर बना देता मैं इसको। इस टी सेल ने इस सेल्फ पेप्टाइड के साथ में क्या कर लिया? इंटरेक्शन कर लिया। मतलब हम इस चीज़ को यहाँ बना रहे, देखो ऐसे 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 इंटरेक्शन कर लिया, राइट। ये हमारा टी सेल रिसेप्टर है। ऊपर जगह नहीं थी, हमने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, तो आप समझ के चलिए, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये वाली लाइन है और इसके ऊपर आपको इसको बनाना है। समझ पा रहे हो? आप सब बड़े हो, समझ जाओगे। ये लाइन का मतलब ये सेल्फ पेप्टाइड है, इसके ऊपर आपको ये भी बनाना है, इसके ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ पेप्टाइड है तो सेल्फ पेप्टाइड है, बताइए तो यहाँ पर क्या होगा? बताइए यहाँ पर क्या होगा सर? सिग्नलिंग जो होगी ना, सिग्नलिंग वो क्या होगी? ज़्यादा होगी सर। क्या होगी? सिग्नलिंग ज़्यादा होगी, सिग्नलिंग मोर, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब देखो सिग्नलिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। सिग्नलिंग ज़्यादा होगी तो IP3 जो होगा, IP3 आपने सुना है ना? IP3 कैसे बनता है? कौन सी सिग्नलिंग? पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्नलिंग ज़्यादा होगी। कौन सी सिग्नलिंग? RTK सिग्नलिंग, RTK सिग्नलिंग। अब आप बच्चे यहाँ से कुछ बच्चे भाग जाएंगे अब, अरे क्या चल रहा है यार, कहाँ से आ गए RTK सिग्नलिंग? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं सर क्या बताना चाह रहे हैं। सर ने पीछे तो कहा था सिग्नल ट्रांजैक्शन स्टॉप, नो एमेड, नो सिग्नल क्लोनल प्रोपगेशन, नो क्लास स्विचिंग। सर बोल रहे हैं यहाँ पे RTK सिग्नलिंग मोर। कहानी तो सुनो बच्चों, हमें इसका अपोप्टोसिस करवाना है। हमारा क्वेश्चन क्या था? इसका अपोप्टोसिस कैसे हुआ? क्वेश्चन यही तो था। तो इसका अपोप्टोसिस होगा कैसे, हम उस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। आइए तो देखो ध्यान से सुनना। तो जैसे ही टी सेल रिसेप्टर के ऊपर सेल्फ पेप्टाइड आके बाइंड करेगा, इंटरेक्शन होगा सॉरी, तो भैया क्या होगा? यहाँ पर सिग्नलिंग ज़्यादा हो जाएगी। सिग्नलिंग ज़्यादा होगी, RTK सिग्नलिंग, राइट है। तो RTK सिग्नलिंग जब ज़्यादा होगी तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे आप लोग एक बात का जवाब दीजिए। RTK सिग्नलिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। RTK सिग्नलिंग नहीं बच्चों, GPCR सिग्नलिंग। कौन सी? GPCR सिग्नलिंग, क्योंकि GPCR सिग्नलिंग से IP3 बनता है। RTK सिग्नलिंग से तो रास, राफ, मैप, काइनेस, फोर्स, जोन में किए बनते हैं। हमारा IP3, DAG ये सब किससे बनता है? GPCR सिग्नलिंग से। तो यहाँ पे सिग्नलिंग ज़्यादा होगी। सिग्नलिंग ज़्यादा होगी तो IP3 क्या बनेगा बताइए? सिग्नलिंग जब ज़्यादा होगी तो जो आपका IP3 है वो IP3 क्या बनेगा बताइए? IP3 मोर, ठीक है। सिग्नलिंग मोर तो क्या ज़्यादा? IP3 मोर। अच्छा IP3 ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए? जब IP3 ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए? IP3 ज़्यादा होगा तो अब ज़्यादा मोर CA+2 रिलीज, ज़्यादा CA+2 रिलीज होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? IP3 जाएगा, जो हमारी ER मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर चैनल होते हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा, CA+2 चैनल ओपन हो जाएंगे, ER में से CA+2 बाहर की तरफ आएगा, जो तो उससे क्या होगा? CA+2 ज़्यादा हमारे पास आएगा। तो CA+2 जब ज़्यादा आएगा, CA+2 ज़्यादा आएगा तो क्या होगा बताइए? देखो CA+2 जब ज़्यादा आएगा तो अब कुछ कंडीशन ऐसी होने वाली है। देखो CA+2 ज़्यादा आएगा ना, तो अब इस सेल के अंदर, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर कौन सी सिग्नलिंग चलेगी? अपोप्टोसिस की। कौन सी सिग्नलिंग चलेगी बताइए? इंट्रिंसिक सिग्नलिंग चलेगी, एक्सट्रिंसिक नहीं चलेगी। एक्सट्रिंसिक कब चलती है? जब यहाँ पे क्या होता है? डेथ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। हमने क्या देखा? यहाँ पर हमारी जो सेल थी उसने सेल्फ पेप्टाइड को प्रेजेंट किया, जिससे सिग्नलिंग ज़्यादा होगी, IP3 ज़्यादा होगा, मोर CA+2 रिलीज होगा। मोर CA+2 रिलीज होने का मतलब क्या है? जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस क्या हो जाएगा? स्टार्ट, राइट। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस स्टार्ट होने का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखिए मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। देखो इंट्रिंसिक पाथवे और अपोप्टोसिस स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, किधर लिखूँ? इधर लिख देता हूँ, कहानी अंदर ही चल रही है।
ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको मैं रेड से बनाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की ध्यान से सुनना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन पर देखो इंटरेस्टिंग पाथ पे अपोप्टोसिस स्टार्ट कैसे होता है वो बताने वाला हूं मैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास में क्या होते हैं, अपोप्टोटिक प्रोटीन होते हैं। देखो एक तो अपोप्टोसिस प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ अपोप्टोसिस भी होते हैं और कुछ एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन भी होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास कुछ अपोप्टोसिस प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है? अपोप्टोसिस। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर कुछ एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन बाइंडेड है। देखो ये रहा, तो ये ब्लैक कलर से जो बना रहा हूँ ना, ये तो है एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन, है ना। जिसे आप एक एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन का नाम बताइए। BCL। BCL क्या है? एक एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन है। मान लो ये जो आपने बनाया ना ब्लैक कलर से, इसका नाम क्या है? BCL। और ये जो हम बना रहे हैं ये क्या चीज़ है बताइए? ये है आपका अपोप्टोसिस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अपोप्टोसिस प्रोटीन। जैसे आप एग्जाम्पल बताइए अपोप्टोसिस प्रोटीन के। सर बहुत सारे एग्जाम्पल है, बैड, बैक्स, बिड, और भी आप लिख सकते हो नोक्सा, पुमा। ठीक है, लेकिन आप अभी इतने याद रखिए, बैड, बैक्स और बिड, ये तीनों क्या है? अपोप्टोसिस प्रोटीन है। देखो अभी ये क्या है? बाइंडेड है। अब होने क्या जा रहा है? मेरे को इस यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को समझ रहे हो आप, सब जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया ये। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर लिख देता हूँ मैं। अच्छा, अब होगा क्या, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होने जा रहा है, देखना आप इस चीज़ को। अब यहाँ पर आने जा रहा है OH माइनस आयन। क्या आने जा रहा है? OH माइनस आयन। यहीं कहीं से आया होगा सेल के अंदर से, जिससे क्या होगा? जिससे ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला अलग हो जाएगा। राइट, मतलब अपोप्टोसिस प्रोटीन और एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब देखो क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है? देखो अब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अपोप्टोसिस प्रोटीन। जो अपोप्टोसिस प्रोटीन है ना, इनका पॉलीमराइजेशन होने जा रहा है, जिससे यहाँ पर एक चैनल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक यहाँ पे एक चैनल बन रहा है। देखो जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बना? एक चैनल बना। इस चैनल का नाम क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? सर इस चैनल का नाम होता है परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। क्या नाम होता है इस चैनल का? परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। अच्छा, ये चैनल बनेगा, उससे क्या होगा? तो सर जैसे ही ये चैनल बनेगा तो ये हमारा क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है बताइए? अरे बच्चे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? सब जानते हैं, इसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या है बताओ अंदर वाली? ये है इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर। में बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा भी नहीं होगा। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। प्यारे बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। और यहाँ अंदर मैट्रिक्स में H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, तो बताइए ये H+ कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से इस सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस सेल का साइटोप्लाज्म जो है ना, यहाँ पर हमारा देखो ये H+ आयन आ गया। तो जब H+ आयन सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा बताइए? आपके जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? H+ की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। H+ की कंसंट्रेशन लो होने से क्या होगा? जो सेल का जो ग्रेडियंट है ना, सेल का जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूज।
सेल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सेल का ग्रेडियंट लूज होने का मतलब पता है क्या है, कि अब एटीपी फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन स्टॉप। पहली बात तो आपको ये समझ में आती है, पहली बात तो आपको ये समझ में आती है, हमने एटीपी फॉर्मेशन स्टॉप कर दिया किसके अंदर, इस सेल के अंदर। समझो बच्चों, बहुत आसान है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ये H+ कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से साइटोप्लाज्म में। किसके थ्रू मूव कर रहा है, परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर के थ्रू। ये कैसे बना सर, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अपोप्टोसिस प्रोटीन से बना। अच्छा, यहाँ पर अपोप्टोसिस प्रोटीन पहले किसके साथ बाइंडेड थी, पॉलीमराइजेशन से पहले एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन से। अच्छा, इनको अलग किसने किया सर, OH- आयन पड़ा होगा यहाँ कहीं पार, जैसे ही वो आएगा ये अलग हो जाएगी और ये सारी कंडीशन होगी। एटीपी फॉर्मेशन क्या हो कर दिया हमने, स्टॉप कर दिया। आगे की कहानी देखते हैं, आइए। अभी क्या ये सेल का अपोप्टोसिस हुआ है क्या, कहाँ हुआ है सर अपोप्टोसिस, अभी सेल का अपोप्टोसिस हुआ ही नहीं है। अभी तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा सर, अभी तो हमें देखो क्या क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा सर। ये लो जी, ये लो जी सर। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ये देखो ये जो परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर है ना, यहाँ से H+ तो आ रहा ही है, साथ में यहाँ से एक और चीज़ आ रहा है, साथ में यहाँ से एक और चीज़ आ रहा है, और उसका नाम है, देखो यहाँ से एक और चीज़ आ रहा है, उसका नाम है साइटोक्रोम C। क्या आ रहा है, साइटोक्रोम C आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये बताइए, कहाँ से आ रहा है, अंदर से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। जब ये साइटोक्रोम C बाहर आएगा, ये साइटोप्लाज्म में जैसे आएगा ना, ये साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में जैसे आएगा, ये क्या करेगा बताइए, ये इसकी मुलाकात होगी प्रोकैस्पेसेज 9 के साथ में, और ये देखो प्रोकैस्पेसेज 9 के साथ बाइंड कर चुका है, प्रोकैस्पेसेज 9, और ये आपका साइटोक्रोम C, ये आपका साइटोक्रोम C बाइंड कर गया। अब यहाँ पर कुछ और प्रोटीन आने जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने जा रहा है, यहाँ पे जैसे D80 पे आने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और भी कुछ आने जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, प्रोकैस्पेसेज 9 साइटोक्रोम C D80P, और यहाँ पे कुछ आने जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे एक और प्रोटीन आ रही है इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोटीन आ रही है, लिख लो आप, यहाँ पे कोई प्रोटीन आ रही है, उसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, तो यहाँ पर जब ये प्रोटीन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन देखो यहाँ पे आके बाइंड करेगी प्रोकैस्पेसेज 9। हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अगर याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे अपोप्टोसिस को सेल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, ये साइटोक्रोम C, ये D80P बाइंड करेगा यहाँ पे D80P, और ये हमारा प्रोटीन, ये बाइंड कर गए सारे के सारे। बाइंड करने के बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा, तो ये प्रोकैस्पेसेज 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैस्पेसेज 9 के अंदर। और कैस्पेसेज 9 तो क्या होता है, खुद एक प्रोटीएज होता है। अरे खुद एक प्रोटीएज होता है कि नहीं होता है, खुद एक प्रोटीएज होता है। कौन, कैस्पेसेज 9। इस प्रोटीन का नाम मैं आपको बता दूंगा, राइट, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये कैस्पेसेज 9 जो होता है प्रोटीएज है, तो आगे जाके क्या करेगा, देखो कहानी को देखते हैं। ये आगे जाके प्रोकैस्पेसेज 3, अब कहानी सेम रहेगी, इसको कैस्पेसेज 3 में कन्वर्ट कर देगा। और कैस्पेसेज 3 खुद क्या होता है, खुद यह एक प्रोटीएज होता है। क्या होता है, खुद एक प्रोटीएज होता है। अरे होता है कि नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब ये जो कैस्पेसेज 3 है फिर बच्चों, ये क्या करेगा बताइए, ये आईकेड जो होता है, आईकेड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, केड के अंदर, करेगा कि नहीं करेगा। और ये केड कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा ये, क्योंकि केड, डी का मतलब लास्ट में क्या है, डीएनएज। बताइए, केड का मतलब कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज, न्यूक्लियस में जाएगा, और ये जो आपका डीएनए होगा न्यूक्लियस में, इस डीएनए के क्या कर देगा बताओ, ये इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या कर देगा, इसके टुकड़े टुकड़े करने का मतलब समझ में आ रहा है। आपकी सेल का क्या हो जाएगा, सेल अपोप्टोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल अपोप्टोसिस, बोले तो सेल डेथ हो जाएगी।
सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। राइट, ये लो जी, ये लो जी। ओहो, ये तो सेल का शेप ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लो फटाफट से, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्विक। कोई सेल है, एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेल्फ पेप्टाइड को लेके आ रही है, ये सेल्फ पेप्टाइड टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में यहाँ पे सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, मोर। सिग्नलिंग ज्यादा, कौन सी सिग्नलिंग है, जीपीसीआर। जीपीसीआर सिग्नलिंग से क्या बनता है, IP3। IP3 ज्यादा होगा, ये कहाँ पे जाएगा, हमारी ER मेम्ब्रेन के ऊपर जो चैनल होते हैं IP3 गेटेड Ca+2 चैनल, उन चैनल को ओपन करेगा। जैसे ही चैनल ओपन होगा Ca+2 रिलीज होगा। Ca+2 जैसे रिलीज होगा, जो हमारी IP मतलब इंट्रेंसिक पाथवे का अपोप्टोसिस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जब स्टार्ट होता है तो कैसे क्या होता है, तो सर हम इसको पूरा बता दिया हमने। यहाँ पे होता क्या है कि सर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर सरफेस होता है उसके ऊपर सर एंटी अपोप्टोसिस और अपोप्टोसिस प्रोटीन होते हैं। अपोप्टोसिस और एंटी अपोप्टोसिस प्रोटीन आपस में बाइंडेड होते हैं सर। जैसे ही OH- आता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर इन अपोप्टोसिस प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर बनता है। ये पोर जो होता है, इस पोर से H+ आयन बाहर की तरफ आता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में सेल के। जैसे ही H+ आयन बाहर आते हैं तो भैया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो अवकाश है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है, इसमें H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो। सेल ग्रेडियंट क्या हो जाता है, लूज। सेल ग्रेडियंट कितना होता है बताइए, -70 MV होता है। अरे सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV होता है ना, ये लूज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आपका ATP फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अच्छा, यहाँ से H+ तो आता ही है, साथ में और कौन आता है, साइटोक्रोम C भी आता है। साइटोक्रोम C जैसे आएगा, ये साइटोप्लाज्म में इसकी मुलाकात किससे होगी, प्रोकैस्पेसेज 9 से। प्रोकैस्पेसेज 9 जो होता है इसके साथ बाइंड करेगा, साथ ही DATP और कुछ प्रोटीन होता है उनको अपने साथ बाइंड करवाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स की मदद से ये प्रोकैस्पेसेज 9 कैस्पेसेज 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैस्पेसेज 9 आगे जाके प्रोकैस्पेसेज 3 को कैस्पेसेज 3 में कन्वर्ट करेगा। कैस्पेसेज 3 खुद एक प्रोटीज होता है, ये इनिबिटर ऑफ कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज, इनिबिटर ऑफ कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनए को कन्वर्ट करेगा कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनएज में। ये कैस्पेसेज एक्टिवेटेड डीएनए जो होता है, ये डीएनए को डिग्रेड करता है, डीएनए के टुकड़े करता है, ये न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा उस डीएनए के क्या कर देगा बताओ, उस डीएनए के क्या कर देगा, ये टुकड़े कर देगा। डीएनए को इसने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। डीएनए क्या हो चुका है बताओ, यहाँ पे डीएनए डिग्रेड क्या हो चुका है, डीएनए डिग्रेड। ये लो जी, डीएनए डिग्रेड हो गया तो सेल में कुछ बचेगा क्या, नहीं। सेल का क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। तो हमने कौन सा पाथवे पढ़ लिया, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस पढ़ लिया। एक्सट्रिंसिक पहले पढ़ लिया था, तो आपका अपोप्टोसिस तो हुआ खत्म। इसी के साथ हमने क्या कर दिया, आपका ये टॉपिक भी खत्म कर दिया कि कैसे हम अपोप्टोसिस करवाते हैं। पूरा सेल बायोलॉजी का भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया। सेल बायोलॉजी में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अपोप्टोसिस को, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है हमने यहीं पे कवर कर दिया सेल बायोलॉजी का। ठीक है, राइट, ओके, बना लो इसको। नहीं तो पता है यहाँ पर टीचर कितना पढ़ाते हैं, यहाँ पर टीचर केवल इतना बताते हैं कि ये सेल आई, यहाँ पर सेल्फ पेप्टाइड को प्रेजेंट किया, सिग्नलिंग मोर, IP3 मोर Ca+2 रिलीज, इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट, चलो जी अपोप्टोसिस हुआ, सेल की डेथ, यहाँ लिख देते हैं। हमने आपको पूरा डिटेल में कवर कर दिया, राइट। तो इसको बना लीजिए आप लोग। अच्छा, इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा, बोलो यार इसका नाम क्या होता है, अच्छे से याद था मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बोलो, हद हो गई यार ये तो। इसका नाम मुझे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़ोन पे रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, राइट। तो बच्चों आप खुद पता करना कि हमारी जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर प्रोकैस्पेसेज 9 किन किन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, किन किन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, ओके। सर्च करना, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं भी मिलता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना प्रोटीन होता है कोई, वो प्रोटीन बाइंड करेगा। इसका इफेक्ट पता होना चाहिए। इफेक्ट क्या होता है,
सीधी सी बात है, प्रो Caspase-9 Caspase-9 में कन्वर्ट हो रहा है, इतना पता होना चाहिए बस। ये प्रोटीन आके बाइंड कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा क्या कौन सा प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। आज हमने जान लिया कि अपोप्टोसिस कैसे होता है सेल का।